नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी, नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला। 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना। जी हां दोस्तों, दिल्ली को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार निशाना गृह और वित्त मंत्रालय था। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी वाला एक मेल मिला है। दिल्ली फायर सर्विस को 3 बजे इसकी सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। दिल्ली पुलिस बम स्क्वाड की टीम को भी एक्टिव किया गया। हालांकि जांच के बाद कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिला है। दोस्तों, आपको बता दें, इस महीने 1 मई से अब तक यानी कि 22 दिन में बम की धमकी की यह 5वीं घटना है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों को ऐसी ही धमकी वाला ईमेल मिला था। 8 दिन पहले भी दिल्ली के 7 बड़े अस्पतालों और देश के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को भी बम से उड़ाने वाला मेल भेजा गया था। इसके पहले 10 से ज्यादा एयरपोर्ट को भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। वैसे दोस्तों, सरकार अभी भी यह धमकी कौन भेज रहा है इसको पकड़ने में नाकामयाब रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र हाईकोर्ट से खारिज। ममता बोली, आदेश नहीं मानूंगी। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का भी बयान आया। सीएम ने कहा है कि वह ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है जो पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। जब बीजेपी की वजह से 26,000 लोगों की नौकरियां गई तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल, कहा मेरे सामने घटना नहीं हुई, मामले के 2 पहलू हैं, निष्पक्ष जांच हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वाति मालीवाल और अपने पीए विभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है, मामले के 2 पहलू हैं, पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने मामले में 16 मई को एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस, कहा नेताओं से कहें सेना संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म संप्रदाय पर भी न बोलें। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से हुई खारिज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानूनी कदम को एक बार फिर निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूना दुर्घटना मामला, नाबालिग पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस, जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में। जी हां दोस्तों, पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार आईटी इंजीनियर युवक युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तों के बाद रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुला लिया गया। दरअसल दोस्तों, पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुलिस ने भी उससे पूछताछ के लिए बुलाया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शाहरुख खान चिलचिलाती गर्मी से हुए परेशान, हुए अस्पताल में एडमिट। जी हां दोस्तों, किंग खान के फैंस के लिए शॉकिंग खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद शाहरुख खान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। केडी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक शाहरुख खान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अगर किसानों का कर्ज माफ करना आदत खराब करना है तो हम ये बार बार करेंगे। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, मोदी जी कर्ज माफी से सिर्फ किसानों की आदत खराब होती है, अरबपतियों की नहीं। अगर किसानों का कर्ज माफ कर उनका जीवन बेहतर बनाना आदत खराब करना है तो यह हम एक बार नहीं बार बार करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुलकर कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। वो कहते हैं कि कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है, लेकिन कर्जा माफ करने से देश के अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। हमें जो करना होगा वो करेंगे। हम हरियाणा और बाकी प्रदेशों के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा। ये पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ ज्यादा, तब 87,416 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था। जी हां दोस्तों, आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी कि ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सरप्लस का यह ट्रांसफर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है, लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सरकार के अमाउंट में दिखाई देगा। सरप्लस की घोषणा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं मीटिंग में की गई। यह मीटिंग 22 मई को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांत दास की चेयरमैनशिप में की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोबाइल डेटा, सीसीटीवी और मुंबई कनेक्शन मालीवाल के केस में विभो पर लटकी आईपीसी 201 में सेक्शन की तलवार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है, जिसके चलते आरोपी विभो को पुलिस मुंबई लेकर गई थी। अब पुलिस उसे लेकर वापस लौट आई है। इस केस में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मोबाइल डेटा एक अहम सुराग बन सकता है, लेकिन दोनों ही गैजेट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। यही वजह है कि अब इस मामले में विभो के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तो ट्रक ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ, पुणे कार एक्सीडेंट में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, पुणे में तेज रफ्तार कार से युवती को उड़ा देने और फिर आरोपी को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ देने के मामले में देश भर में गुस्सा भड़का हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी राज में देश में दो तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का। अगर अमीर बाप के बेटे को 2 लोगों को मारने पर निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है तो इस तरह के एक्सीडेंट मामलों में ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवर से निबंध लिखवाकर क्यों नहीं छोड़ा जाता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फसाई ने एमडीएच एवरेस्ट को दे दी क्लीन चिट। इनके प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं, दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। जी हां दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की बात खारिज कर दी। संस्थान ने व्यापक जांच के बाद इनमें एथिलीन ऑक्साइड यानी कि ईटीओ न मिलने की पुष्टि की है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा रहता है। फसाई ने 22 अप्रैल को मसालों की जांच के लिए देश भर में जांच अभियान शुरू किया था। जांच में महाराष्ट्र और गुजरात में एवरेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 9 नमूने और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में एमडीएच की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 25 नमूनों का विश्लेषण किया गया। विशेष रूप से गठित वैज्ञानिक पैनल ने 34 सैंपल में से 28 की रिपोर्ट में एथिलीन ऑक्साइड के नहीं होने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की राह पर पहुंचे कन्हैया कुमार, क्रिएट कर दिया जेएनयू वाला सीन, क्या स्वीकार करेंगे मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की लड़ाई का केंद्र दिल्ली बन गई है। इसी चरण में 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग है। सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। यही उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस ने अपने युवा नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। यहां से भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद मनोज
मनोज तिवारी तीसरी बार मैदान में है। दरअसल दोस्तों जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच ओपन डिबेट होता है। इसे वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। यह वोटिंग से पहले होने वाली रात को खुले मैदान में होता है। ऐसा माना जाता है कि जो उम्मीदवार इस डिबेट में भारी पड़ता है उसे चुनाव में जीत मिलती है। कन्हैया कुमार जेएनयू के पुराने छात्र नेता हैं। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ ऐसा ही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात अब यह रहती है कि मनोज तिवारी इस डिबेट का हिस्सा बनते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स में 267 अंकों की तेजी रही। यह 74,221 पर बंद हुआ। भेल के शेयर में 5.26% की रही गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 267 अंकों की बढ़त के साथ 74,221 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 68 अंकों की तेजी रही। यह 22,597 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों कमजोर तिमाही नतीजों के बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के शेयर में आज 116.80 रुपए यानी कि 5.26% की गिरावट देखने को मिली। इसका शेयर 302.40 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में सिप्ला, टाटा कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। यह 93,094 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 का हुआ। जी हां दोस्तों, सोने चांदी में आज मामूली गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर आ गया। हालांकि दोस्तों चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार 21 मई को चांदी 92,873 रुपए पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पीएम के संसदीय क्षेत्र में 25 मई को कांग्रेस के लिए रोड शो करेगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 25 मई को वाराणसी में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में एक रोड शो करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसदी की दावेदारी कर रहे हैं। अजय राय ने बुधवार को कहा कि हां, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी और 25 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगी। राय यहां पिछले कुछ दिनों से जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक है। अपने भाई राहुल गांधी तथा पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की तरह वह भी विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तेजस्वी यादव हो सकते हैं कभी भी गिरफ्तार। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, बताया प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल मिशन भी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल दोस्तों आप नेता ने कहा है कि अगर वो यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बीच में मुझे गिरफ्तार कर सकती है तो वो ऐसा किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के साथ ममता बनर्जी और एम के स्टालिन के कई मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान केजरीवाल ने केरल के सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पी विजयन और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन दोनों को भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे रूस में पुतिन ने पूरे विपक्ष को या तो जेल में डलवा दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराकर 87% वोट ले लिए, बांग्लादेश में शेख हसीना ने भी ऐसा ही किया। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। ऐसा ही अब भारत में होने जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड का नया पैटर्न 11वीं और 12वीं के छात्रों की रटने की आदत को लगाएगा लगाम। फिर कैसे होगी बोर्ड परीक्षा पास? दरअसल दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड रिजल्ट से पहले सीबीएसई कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव प्रश्न के प्रारूप से लेकर मूल्यांकन पैटर्न तक किया गया है। सीबीएसई बोर्ड 11वीं 12वीं में महत्वपूर्ण संशोधन अंतिम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में किया गया है। इसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 से घटाकर 80% किया गया है। वहीं छात्रों को 20% अंक असेसमेंट, प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों की रटने की प्रक्रिया को कम किया जाए और कक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका उद्देश्य छात्रों को
21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई। चार धाम यात्रा में आप भी न करें गलती वरना हो जाएगा पुलिस से सामना। जी हां दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड पुलिस ने 15 तीर्थ यात्रियों पर कार्रवाई की है। ये तीर्थ यात्री मंदिर परिसर के आसपास मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल दोस्तों यह कार्रवाई मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग करने पर है, क्योंकि चारों धामों में मंदिर की 50 मीटर की रेंज में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन तीर्थ यात्रियों को यहां मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया गया था। दरअसल इन तीर्थ यात्रियों को रील और वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। इन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फन फैला रहा है कोरोना। भारत में नए वेरिएंट के 324 केस। एक्सपर्ट्स बोले 100% डरने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, सिंगापुर में तबाही मचाने के बाद कोरोना के नए सब वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। इंसाकॉन्ग के सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में KP.2 और KP.1 वेरिएंट के कुल 324 केस मिले हैं। ये दोनों ही वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के उप वेरिएंट है। दोनों कोरोना के म्यूटेशन को लेकर लगातार की जा रही निगरानी के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। वहीं दोस्तों एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मुझे लगता है कि लोगों को 100% घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वेरिएंट भी 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कोरोना के इस वेरिएंट से आम नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पेटीएम के कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। आरबीआई के एक्शन से घाटे में कंपनी, बिक्री घटी और लाखों यूजर्स खोए। जी हां दोस्तों, पेटीएम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब से आरबीआई ने इस फिनटेक कंपनी के खिलाफ सख्ती दिखाई है, तब से पेटीएम के बिजनेस पर दबाव बढ़ा है। पहले शेयरों में भारी गिरावट होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप गिरा, तो अब कंपनी को बिक्री घटने से नुकसान हो रहा है। इसी बीच खबर है कि अब कंपनी इस बुरे हालात से निपटने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर सकती है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बताया कि पेटीएम ने 22 मई को सेल्स में पहली बार गिरावट के बाद संभावित रूप से नौकरियों में कटौती और गैर प्रमुख संपत्तियों में कटौती की योजना का ऐलान किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नियामक जांच और उसके बाद आए फैसलों से कंपनी के संचालन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे अब कंपनी सोच रही है अपने एम्प्लॉयज की संख्या को कम करने की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जल्द ही मां बनने वाली है कैटरीना कैफ। लंदन से पति विक्की कौशल के साथ वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस की टीम ने प्रेगनेंसी न्यूज को बताया फेक। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर चर्चा है कि वो प्रेग्नेंट है। हाल ही में कैटरीना का लंदन से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके पति विक्की कौशल उनका हाथ पकड़कर वॉक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कैटरीना लूज आउटफिट्स पहने धीमे धीमे वॉक करती दिख रही है। ऐसे में यूजर्स के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है। हालांकि इन सब के बीच एक्ट्रेस की टीम ने प्रेगनेंसी की खबरों का खंडन कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल का दावा। जी हां दोस्तों, शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अब उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने दावा किया कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि किस मामले में यह पूछताछ होगी, इस संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी फिलहाल कोई बयान इस संबंध में जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।